नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश शिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले बीए, बीएसडब्ल्यू, बीवीए, बीएफए फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो हिंदी जेनेरिक इलेक्टिव पेपर रखा गया है, उसके अंतर्गत कुल मिलाकर 12 कविताएं। तो उन्हीं में से एक कविता हम देख रहे थे गए भाग में, जिसका शीर्षक है 20 साल बाद। अब आज उसका दूसरा भाग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कविता प्रारंभ करने से पहले कुछ एक प्रमुख शब्द है मिजाज। मिजाज स्वभाव, स्वभाव वहाँ पर स्वभाव हो गया है, उसे स्वभाव कहकर पढ़िए। बेमानी, बेमानी इसे बुरे इरादे से किया जाने वाला कोई काम। बदनीयत कहते हैं ना, बदनीयत, बेमानी, बुरे इरादे से किया जाने वाला कोई भी काम। आंकना, आंकना मूल्य निरूपण करना है, अर्थात इवेल्युएट करना। हम दूसरे को आंकते हैं ना, उनको जज करते हैं, इट्स मूल्य निरूपण करना, इसे आंकना। पहले वाले भाग में हमने देखा था 20 साल बाद हमारे धूमिल कवि देखते हैं, भारत जब स्वतंत्र होकर 20 साल गुजर गए हैं, अब वह जब देखते हैं तो उन्हें यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति को देखकर, समाज में हुए परिवर्तन को देखकर, देश में हुए इस तरह के एक नए तरह के एक माहौल को देखकर वह कहते हैं 20 साल बाद मैं जब इस देश को देख रहा हूँ, इससे पूर्व हमने जो सोचा था कि भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत ही तरक्की करेगा, वो ये सब पहले पार्ट में हमने देखा है। 20 साल बाद मैं जब देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है सभी तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल राज चल रहा है, और यहाँ के जनसाधारण जो लोग हैं अपना आपा खोने के लिए, बिल्कुल आपा खोने के लिए बिल्कुल एक बॉर्डर पर आ गए हैं। एक सीमा तक उनके क्या है, सब्र का एक सीमा तक पहुंच गए हैं। उन्हें सब्र खोने के लिए अब ज़्यादा समय नहीं चाहिए। इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, यहाँ जो जंगल बन गए हैं, जंगल बन गया है, सभी लोग जंगली बन गए हैं। राजनीतिक लोगों को खास करके कहते हैं अभी क्या है, आप ध्यान दीजिए, वरना लोग सब्र अगर से खो देंगे तो अराजकता फैल जाएगी। यह कहते हुए आगे कहते हैं, देखिए, क्योंकि आजकल मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया, मगर यहां वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं। कहते हैं, देखिए, क्योंकि आजकल का जो मौसम का मिजाज यूं है कि खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। ये जो अराजकता भारत देश में फैली हुई, ये जो अन्याय हो रहा है, 20 साल के बाद भी जाति के ऊपर, धर्म के ऊपर, रंग के ऊपर भेद किया जा रहा है, यह अराजकता है। यह आजकल जो यहाँ फैली हुई है, इसके मौसम का मिजाज यूं है कि आज एक ऐसा मौसम है, यहाँ खून में उड़ने वाली पंक्तियों का पीछा करना लगभग बेमानी है। हम इस विषय को लेकर अगर से बात करेंगे तो वह बेमानी नजर आती है लोगों को। आज हमारे देश में ये हो रहा है, वो हो रहा है कहकर धूमिल जी 20 साल बाद जब उन्होंने यह कविता लिखी, तब वह यहाँ कह रहे हैं तो लोग समझते हैं यहाँ सरकार की बुराई करने के लिए, नेताओं की बुराई करने के लिए इस तरह का क्या कर रहा है, लिख रहा है। इस तरह लोग समझते हैं, इस तरह एक परिस्थिति आ गई है, इस तरह कवि कहते हैं। आगे कहते हैं, दोपहर हो चुकी है, हर तरफ ताले लटक रहे हैं, दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। अब दोपहर हो चुकी है, अर्थात देखिए, जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को, तब वहाँ सवेरा हुआ था। अब दोपहर हो चुकी है, मतलब बहुत आगे हम आ चुके हैं। हमने 20 साल गुजार दिए हैं। हर तरफ ताले लटक रहे हैं, ताले लटक जाना, और ताले लटक जाना और दीवारों पर चिपके गोली के छर्रे। ताले लटक जाना मतलब लोगों के जबान के ऊपर ताले लटक गए, कोई अपना मुंह नहीं खोलना चाहता। हर कोई सरकार की झूठी मूठी तारीफ करने में लगा है, कोई कवि हो या कोई और व्यक्ति हो। तो यहाँ कवि वही कहते हैं, हर तरफ ताले लटक रहे हैं। ताले लटक जाना मतलब सब लोग अपने आप को होंठ सी कर या अपने होंठों के ऊपर ताले लगाए जैसे चुपचाप बैठ रहे हैं, कोई भी किसी तरह की सरकार के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ,
राजनीतिक जो कार्य हो रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा। इस तरह कवि कहते हैं। दीवारों से चिपके गोली के छर्रों और सड़कों पर बिखरे जूतों की भाषा में एक दुर्घटना लिखी गई है। यहाँ कवि कहते हैं, जहाँ जहाँ कहीं भी कोई एक दंगा हो जाता है, उस दंगे को देखकर, कोई भी दंगा हो सकता है, धर्म के ऊपर हो, जाति के ऊपर हो, या कोई सियासती राजनीतिक विषय पर हो, वहाँ पर भीड़ इकट्ठी होकर मारकाट हो जाती है। तब वहाँ सिपाही लोग आते हैं, गोलीबारी होती है, लाठीचार्ज होती है। तो वहाँ पर गोलीबारी होने के कारण दीवारों पर छर्रे गोली निकलती है ना, गोली निकलने की वजह से दीवारों पर क्या है, छर्रों के जैसे क्या है, निशान बन गए हैं। गोली के छर्रों के निशान बन गए हैं। सड़कों पर बिखरे हैं जूते। जब लाठीचार्ज हो रहा है, लाठीचार्ज होता है, तो लोग इधर उधर तितर बितर भागने लग जाते हैं, और वहाँ उनके पैरों के जो भी जूते होते हैं, चप्पल होते हैं, वहीं पर बिखर कर गिर जाते हैं भागम भागी में, और वहाँ से वैसे ही चले जाते हैं। यह एक दुर्घटना इस तरह हम देखते हैं। वैसे ही समय में भी कोई व्यक्ति अपनी ज़बान का ताला खोलने को तैयार नहीं। इस तरह की अवस्था आज हमें देखने को मिल रही है। कब? भारत स्वतंत्र होने के 20 साल बाद की स्थिति कभी यहाँ बता रहे हैं। वहाँ कोई ब्रिटिश शासन की अवस्था की बात नहीं कर रहे कि जब तब आकर क्या है, ब्रिटिश लोगों ने, उनके सैनिकों ने आकर गोली मारी, फिर हमारे भारत देशवासियों ने क्या है, मुंह पर ताला लगाया। ऐसी बात नहीं है। भारत स्वतंत्र होने के बाद भी कोई दंगा होता है, कोई फसाद होता है, जब वहाँ गोलीबारी होती है तो वहाँ सड़कों पर जूते बिखरे होते हैं, और वहाँ पर ये जो दुर्घटना है इसका कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं होता। कहीं लोग, कहीं पुलिस या कोई हमें पकड़ कर ले जाकर हमें कोई सज़ा ना दे, यह सोचकर सब लोग मुंह पर ताला लगाकर बैठे। यह भी बात बताने का प्रयत्न करते हैं। हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया। कवि कहते हैं हवा से, यहाँ कवि कहते हैं हवा से फड़फड़ाते हिंदुस्तान के नक्शे पर गाय ने गोबर कर दिया है। गाय ने गोबर कर दिया है हिंदुस्तान के नक्शे पर। सोचिए आप, हिंदुस्तान का एक नक्शा है समझिए, उसके ऊपर गाय ने गोबर कर दिया, मतलब गाय ने गंदगी फैला दी वहाँ पर। गोबर इज ए खराब चीज़, गाय ने गोबर कर दिया। यहाँ पर गाय कौन है? वो समय के राजनीतिक लोग या राजनीतिक कार्यों में लिप्त लोग या राजनेता लोग। ये लोगों को गाय कहा गया है। एक ज़माने में इन्हें हम गाय कहकर पूज रहे थे, मतलब आज़ादी के बाद ये कुछ करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, देश को एक पटरी पर लाएंगे, देश को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ये सोचकर हमने इन्हें लाया था। मगर इन्होंने तो हमारा जो नक्शा है, हिंदुस्तान का जो नक्शा है, उसके ऊपर गोबर कर दिया। गाय ने गोबर कर दिया, मतलब ये राजनेता लोग जिन्हें गाय समझा था हमने, वहाँ गोबर कर दिया, मतलब खराब कर दिया, गंदगी फैला दी, अराजकता फैला दी। इस तरह कभी यहाँ पर बहुत गहरी चोट करते हैं, खासकर राजनेताओं के ऊपर। मगर यहाँ वक्त घबराए हुए लोगों की शर्म आंकने का नहीं। मगर ये जो वक्त है, जब मैं यह कविता बता रहा हूँ, यहाँ जो घबरा कर मुंह पर ताला लगाकर बैठे हुए हैं, उन लोगों की क्या है, शर्म आंकने का, या उनका शर्म को देखकर इवैल्यूएट करने का, उन्हें गाली देने का, उन्हें कोसने का नहीं है। इस तरह कवि यहाँ कहते हैं। और अंतिम स्लाइड में इस तरह कवि कहते हैं। उससे पहले शब्द देखिए, ढोना। ढोना इसे भार या बोझ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ढोना मतलब भार या बोझ, वजन, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। और न यह पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। देखिए, यहां समय किसी और को इवैल्यूएट करने का समय नहीं है, उन्हें जज करना, आंकने का समय नहीं है, उनका मूल्य निरूपण करने का समय नहीं है, और न यहां पूछने का कि संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है। यह स्थिति ऐसी है कि यहाँ देश में संत और सिपाही इन दोनों में सबसे बड़ा दुर्भाग्य किसका है? दुर्भाग्य किसका है? संत जब शब्द सुनते हैं तो हमारे भारत देश में बड़े बड़े संत होकर गए, मगर आज की परिस्थिति में संत किस तरह के आप सब देखते हैं। संत आसाराम जी बापू, संत राजा राम रहीम, तो इस तरह के संत हैं, मतलब केवल ये दिखावे के लिए ऊपर से ही संत बने हुए हैं, अंदर से ये शैतान है। इस तरह कवि उनको, आज ये दुर्भाग्य किसका है? संतों का है या सिपाहियों का? कहते हैं सिपाहियों का दुर्भाग्य क्यों है? सिपाहियों को क्या है,
राजनेता लोग अपने पावर के अंदर, अपने रोब में उनके हाथों को बांध दिया है। सिपाही, समाज के अंदर कोई बुरा कार्य हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, कहीं कुछ दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, तो वहां जाकर वह उसे दबाने का या उसे मिटाने का प्रयत्न करते हैं, उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। मगर राजनेता लोग अपनी खुद की अपनी खुद की क्या है, कुछ एक अंदर के षड्यंत्र के कारण वह अपने अच्छाई के लिए वह दंगा होने देते हैं, अपने खुद के प्रॉफिट के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए वह दंगा होने देते हैं, और वहीं पर सिपाहियों के हाथों को बांध देते हैं कि तुम एक्शन मत लो। आप देखिए कई ऐसे फिल्म्स हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि क्या है, सिपाही अगर से एक्शन लेना भी चाहता है तो सामने मिनिस्टर बोलता है कोई एक्शन मत लो, जो हो रहा है होने दो। इसके लिए मुझे तो अच्छा याद आता नायक फिल्म के अंदर, जब मुंबई में दंगा हो रहा था, नायक फिल्म के अंदर, रियलिटी में नहीं, फिल्म के अंदर अनिल कपूर फिल्म में हीरो है देखिए, तो वहाँ अमरीश पुरी क्या है कहते हैं, कोई भी एक्शन मत लो कहकर वहाँ के कमिश्नर को कहते हैं। तो इस तरह संत और सिपाही में देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य कौन है? आज संत भी बेकार है, मतलब पूरे के पूरे नहीं मगर बहुत सारे ऐसे संत हैं तो जो ऊपर से संत हैं अंदर से शैतान है। और सिपाही सिपाही रहते हुए, वर्दी पहनते हुए भी वह मजबूर है, क्योंकि उसके हाथों को इन राजनेताओं ने, इन बड़े बड़े लोगों ने क्या है, उनके हाथों को बांध दिया है। यहाँ कवि कहते हैं, आह वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। आह वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। कभी कहते हैं, आह वापस लौटकर छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यहाँ नहीं है। अगर से मैं वापस लौट कर देखूं, 20 साल के बाद मैं यहाँ लौट कर देखूं, तो ये जो छूटे हुए, जो दंगे में छूटे हुए जूतों का बात किया था ना उन्होंने, उसी तरह की अगर से बात यहाँ पर उदाहरण रखेंगे तो उन जूतों में वापस पैर डालने का वक्त यहाँ नहीं। देखिए दंगे में जो कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होता है या जो कोई भी वहाँ से भाग जाता है, वहाँ मेरे जूते उस समय वहाँ गुम गए थे, गिर गए थे, मैं छोड़ गया था भागम भागी में कहकर वापस लौटकर जूते कलेक्ट करके या जूते लेकर जमा कर कर अपने पहन कर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ वापस लौटेगा तो वहाँ फिर से मार खाएगा, या पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, या रिपोर्टर्स, समाचार पत्रों के जो भी लोग होते हैं वहाँ आकर उसे सवाल पूछेंगे, या कुछ ना कुछ होगा, यहाँ डर कर वहाँ घर से आता ही नहीं। तो यहाँ छूटे हुए जूतों में पैर डालने का वक्त यह नहीं है। 20 साल बाद और इस शरीर में सुनसान गलियों से सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरते हुए मैं फिर बाद में इस गली में आता हूँ, जो जहाँ भी दंगा हो गया है वहाँ सुनसान गलियों से चोरों की तरह गुजरता हूँ। डर डर कर जाना पड़ता है, आप बिल्कुल आराम से नहीं चल सकते, क्योंकि वहाँ पुलिस रहती है, अलग अलग लोग रहते हैं। तो चोरों की तरह गुजरते हुए अपने आप से सवाल करता हूँ। कभी अपने आप से सवाल करते हैं, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? जो हमने आज़ादी प्राप्ति के लिए इतना संघर्ष किया था, वह सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब होता है? देखिए हम देखते हैं हमारा भारत देश का जो ध्वज है, जिसके अंदर 3 रंग आते हैं, केसरी, हरा और सफ़ेद, और उसके अंदर आता है एक पहिया, और उस पहिए के अंदर होते हैं 24 आरे। 24 आरे मतलब तीलियां कह सकते हैं, या इसका कोई खास मतलब होता है? जो पहिया उसे ढो रहा है आगे जाने का, जो प्रगति का सूचक है जो पहिया, वहाँ इसका कोई खास मतलब होता है? इस तरह कवि पूछ रहे हैं, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम? थके हुए रंग मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ झंडा देखने में ही हमारा झंडा महान है, हमारा देश महान है, इस तरह कह रहे हैं? क्या उसके लिए हमारा कोई एक जिम्मेदारी नहीं बनती हमारी? यहाँ एक पहिया क्या है, हम सबका बोझ ढो रहा है, खींच लेकर जा रहा है। क्या इसका कोई खास मतलब भी है आज़ादी का? क्योंकि ब्रिटिश जब थे तब भी यही परिस्थिति थी, और आज स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 20 साल गुजरने के बाद भी इसी तरह की परिस्थिति हमें देखने मिल रही है। कहकर चिंतित होकर कवि यहाँ बताते हैं, और बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप। कवि कहते हैं, मैं बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाता हूँ चुपचाप।
इस तरह अपनी वेदना को, अपने दुख को, दर्द को, अपने देश के प्रति उनकी जो चिंता है यहाँ इस कविता में व्यक्त होती है। साथियों, विद्यार्थियों, आज भले ही आप 20-21 साल के, 18-19 साल के विद्यार्थी होंगे, मगर आप भारत देश के नागरिक हैं। आपको भी अपने देश के प्रति इसी तरह की जागरूकता रखनी चाहिए और जहाँ अन्याय हो, जहाँ गलत हो, वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करनी चाहिए, अपनी ध्वनि को ऊंचा करना चाहिए, उठाना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए। यही कवि यहाँ कहते हैं। यहाँ कवि अपने देश के प्रति उनका जो जज्बा है हमें यहाँ नज़र आता है कवि का। तो इसी बात को मैं आप सबके सामने रखते हुए आप भी अपने देश के प्रति एक सजग नागरिक बने, यही कहते हुए इस कविता को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।